हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेनक्रियास के बारे में, जो आपके सिलेबस में सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्चुअली पेनक्रियास को हम मोर अप्रोप्रिएटली एंडोक्राइन ग्लैंड ना बोल के हीट्रोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। द रीजन व्हाई वी कॉल हीट्रोक्राइन ग्लैंड, व्हाई वी कॉल पेनक्रियास एज हीट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि पेनक्रियास ना सिर्फ आपने एंडोक्राइन में पढ़ रहे हो बल्कि आपने एक जगह और पढ़ा है। 9th का बायो सिलेबस याद करो, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और वहां पे आपने जो एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ी थी उनमें एक आपने पेनक्रियास भी पढ़ा था और पेनक्रियास से रिलीज हार्मोन आप पढ़ रहे थे। आपने पेनक्रियास से रिलीज ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, 3 एंजाइम्स पढ़े। तो जो ट्रिप्सिन होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज वो हेल्प करता है आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, और लाइपेज जो होता है वो हेल्प करता है आपके फैट डाइजेशन में। तो ये आपने 3 एंजाइम्स पढ़े थे जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है। और ये पेनक्रियाज, ये तीनों जो एंजाइम्स है वो कहाँ रिलीज करता है? इन द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, क्योंकि जो फूड है वो पेनक्रियाज में नहीं जाता, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वहां पे पेनक्रियाज अपने ये तीनों एंजाइम्स जो है वो रिलीज करता है। तो ये जो पेनक्रियाज अपने तीनों एंजाइम रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ ये जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, डक्ट के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि पेनक्रियाज में अपनी डक्ट होती है। तो जब ये डक्ट ग्लैंड है तो हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका ये रीजन है कि पेनक्रियाज का जो पार्ट डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, वो डक्ट पार्ट होता है, क्योंकि इसके जितने भी सिक्रेशन होते हैं, ये जो एंजाइम्स है पेनक्रियाटिक जूस में, ये जो एंजाइम्स है पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक इसका डक्ट पार्ट होता है जिसे हम एक्सोक्राइन पार्ट कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसा 80% पार्ट होता है पेनक्रियास का। ठीक है, पेनक्रियास की इस 80% पार्ट में बीच बीच में छोटा छोटा आइलेट्स की तरह डक्टलेस पार्ट होता है, डक्टलेस पार्ट, जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिस्कवर किया था, ये पार्ट जो पेनक्रियास का है डिस्कवर किया था। ये टोटल पेनक्रियास का 20% हिस्सा बनाता है। तो ये जो लैंगरहैंस है, इन्होंने ये डक्टलेस पार्ट इसका डिस्कवर किया था, उनके नाम पे इसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ये 3 टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ऑलराइट, तो ये एक्चुअल में पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला पार्ट नहीं डिस्कस करेंगे, ये अभी के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है। हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि एंडोक्राइन हिस्सा। सो वेल, क्योंकि पेनक्रियाज में दोनों तरीके के सिक्रेशन होते हैं, कुछ सिक्रेशन जो कि वो डक्ट के थ्रू पोर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, बाकी के कुछ सिक्रेशन जो कि डक्टलेस डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं। तो इसीलिए पेनक्रियाज को ना तो हम एक्सोक्राइन मानते हैं ना ही हम एंडोक्राइन मानते हैं, इट इज अ हीट्रोक्राइन ग्लैंड because it is consist of both exocrine and endocrine parts.
So I hope it is clear why we call pancreas as a heterocrine gland. तो अब बात करते हैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस की, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती हैं, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल एक दूसरा हार्मोन रिलीज करती हैं, इंसुलिन। और डेल्टा सेल एक हार्मोन रिलीज करती है, सोमेटोस्टैटिन। खैर हमारे सिलेबस में सिर्फ अल्फा और बीटा है, डेल्टा के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सोमेटोस्टैटिन इज नॉट इन योर सिलेबस। तो बात कर लेते हैं हम इन तीनों हार्मोन्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि बीटा सेल रिलीज करती हैं, दैट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन इज रिलीज बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरेंस, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है किसका, पेनक्रियास का। ऑलराइट, तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। इंसुलिन ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड दैट्स हाउ इट यूज इट मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। तो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को प्रमोट करना यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस ग्लूकोज अगर बन रहा है, ग्लूकोज जो भी हमने कंज्यूम किया है, अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनाएगा, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज। अब जितना भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में बना है, इधर ये यूज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको हमारी लिवर में, लिवर सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगी किसमें, ग्लाइकोजन में। देखो ये है ग्लाइकोजन, और जो हार्मोन हमने पढ़ा था वो है ग्लूकेगॉन। ये दोनों मैं यहाँ पे स्पेलिंग रख रही हूँ, ये है ग्लाइकोजन और ये है ग्लूकेगॉन। इन दोनों में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल जो कि लिवर में स्टोर रहता है हमारे, जो कि अगर हम फास्टिंग की कंडीशन में, अगर हमने कभी खाना नहीं खाया है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो फिर ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देगा। सो दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल which is stored in the liver cells. Glucagon is another hormone which is secreted by the alpha cells of islet of Langerhans. ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना प्लीज। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ग्लूकोज को इंसुलिन किस 2 तरीके से ब्लड शुगर लेवल में से ग्लूकोज डिक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल को किस तरीके से डिक्रीज करता है। क्या तो ग्लूकोज जो है तुरंत एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज हो जाए, और या फिर अगर एक्सेस ग्लूकोज है, बॉडी इज नॉट नीडेड एनी मोर एनी ग्लूकोज, सो वो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाए। तो इन दोनों ही चीजों के लिए जो सिग्नल है, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन बाय बॉडी सेल्स और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन बाय लिवर सेल। तो ये जो बाय बॉडी सेल है ये अदर देन लिवर है, और ये जो कन्वर्जन है, स्पेशली कन्वर्जन जो हो रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ये लिवर सेल्स में हो रहा है, स्पेशली लिवर सेल्स में ही होता है, और कहीं नहीं होता ये कन्वर्जन। ठीक है, ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में कहीं नहीं होता। बाकी जितने भी पार्ट है वो सब ग्लूकोज को यूज करेंगे फॉर एनर्जी। एक्सेस अगर ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा बाय लिवर सेल। और ये दोनों ही सिग्नल, ग्लूकोज को यूज करने का या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का, ये दोनों ही सिग्नल कौन देता है, इंसुलिन। तो जब भी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है, आप दिवाली मना रहे हो, आपने बहुत सारे मोतीचूर के लड्डू खाए हैं, बहुत सारे बूंदी के लड्डू खाए, रसगुल्ले खाए, रसमलाई खाई है, अभी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज है, तो बॉडी इंसुलिन रिलीज करेगी और उस ग्लूकोज को ब्लड में से
हटाएगी, ताकि ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो खराब ना हो, ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है बाय ईदर बाय योर बॉडी सेल और द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन बाय लिवर सेल, दोनों का ही जो सिग्नल है वो कौन देगा? इंसुलिन। यानी अगर ब्लड में इंसुलिन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, और इंसुलिन क्या काम कर रहा है? उस ग्लूकोज को ब्लड से हटाने का काम कर रहा है। वो सिग्नल दे रहा है सेल्स को कि प्लीज ग्लूकोज को यूज करो, प्लीज ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। नहीं, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता है, वो सिग्नल देता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। वो सेल को सिग्नल दे रहा है, लिवर सेल को बता रहा है कि अब ग्लूकोज ज्यादा है ब्लड में और आपको जो ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने जब ये एंडोक्राइन सिस्टम का इनिशियली इंट्रोडक्शन दिया था, वहां भी मैंने तुम्हें बताया था कि हार्मोन एक तरीका है सिग्नलिंग का, जो सेल को सिग्नल करता है किसी भी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए। हार्मोन और एंजाइम में जब हम डिफरेंस लिखते हैं, ये एक साइड टॉपिक है पर यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कंफ्यूजन में गलत चीजें लिखते हैं। हार्मोन और एंजाइम, एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट आपने सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, वो रिएक्शन को मीडिएट करते हैं। अगर ए का बी में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको मीडिएट करने का काम किसका होता है? इस बायोकैटलिस्ट का होता है, विच इज एंजाइम। यानी एंजाइम एक्टिवली इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। हार्मोन बायोकैटलिस्ट नहीं होते हैं, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, ये कोई केमिकल रिएक्शन को मीडिएट नहीं करते हैं, ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक तरीका है सेल सिग्नलिंग का, सेल सिग्नलिंग का, जो सेल को सिग्नल करते हैं, सेल को ये बताते हैं कि आपको अब ये एक्टिविटी करनी है। अगर ए को बी में कन्वर्ट करना है तो ए को बी में कन्वर्जन जो है वो कोई एंजाइम ही मीडिएट करेगा, लेकिन ए को बी में कन्वर्ट करना है, इसका जो सिग्नल है सेल को, वो सिग्नल कौन देगा? हार्मोन देगा। यानी हार्मोन किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस रिएक्शन को बिगिन करना है, उस रिएक्शन को करना है, ये चीज सेल को बता रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए कि ये मैंने यहाँ पे डाउट इसलिए क्लियर किया है क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ये काम इंसुलिन का नहीं होता। इंसुलिन का काम होता है लिवर सेल को ये बताना कि अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। सो ये तो बात हो गई जनरल कुछ डिस्कशन अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर इंसुलिन अंडर सिक्रीट हो रहा है तो अगर देखो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करना। ठीक है, तो अगर इंसुलिन का अंडर सिक्रीशन हो रहा है, इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है, तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज नहीं होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा। तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसी ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर इज ज्यादा, ग्लाइसीमिया इज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो अंडर सिक्रीशन अगर इंसुलिन का हो रहा है तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। और जब ब्लड में देखो, जब ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर है
तो अब इंसुलिन अपना काम कर नहीं रहा, इंसुलिन बॉडी इंसुलिन है ही नहीं इतना कि वो सिग्नल कर सके लिवर सेल को कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, या बाकी बॉडी सेल से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवा सके। तो अब नेक्स्ट काम शुरू होता है किसका? किडनी का, क्योंकि किडनी भी क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ब्लड में जो भी चीज एक्सेस में, अगर ब्लड में वाटर एक्सेस में, अगर ब्लड में ग्लूकोज एक्सेस में, अगर ब्लड में सॉल्ट एक्सेस में, जो भी कुछ एक्सेस में, उसको सबको यूरिन के संग बॉडी से बाहर निकालती। तो अगर ब्लड में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा है, तो फिर यूरिन के संग क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा। तो ग्लूकोज विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन, और ये जो ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, इस डिजीज को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस माने हनी, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिटस वो डिजीज है जिसमें यूरिन के थ्रू बहुत ज्यादा शुगर निकलती है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज निकलती है, ठीक है। और जब यूरिन के थ्रू बहुत ज्यादा ग्लूकोज निकल रहा है, बार बार बॉडी में से ग्लूकोज निकल रहा है, यानी पर्सन को बार बार यूरिनेट करना पड़ रहा है, वो एक्सेस में यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है, तो ऐसा पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा थर्स्टी फील करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को निकालने के लिए बार बार वाटर भी तो चाहिए। यूरिन में केवल ग्लूकोज ही तो नहीं निकल सकता, यूरिन में कुछ वाटर भी होता है। तो जितना ज्यादा पर्सन यूरिनेट करेगा वो उतना ज्यादा थर्स्टी होगा। प्लस जो ग्लूकोज बॉडी में स्टोर होना चाहिए वो स्टोर नहीं हो रहा, निकले ही जा रहा है। हम जो खा रहे हैं वो बॉडी में ना यूज हो रहा है ना स्टोर हो रहा है, बॉडी से बस बाहर निकल जा रहा है यूरिन के थ्रू। तो ऐसा पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा वेट लॉस करेगा, एकदम से उसका वेट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और पर्सन वीकर एंड वीकर एंड वीकर होता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसके? हाइपरग्लाइसीमिया के, विच इज हैपन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ओवर सिक्रीशन में। अगर इंसुलिन बॉडी में ओवर सिक्रीशन हो रहा है फिर क्या? अगर ओवर सिक्रीशन इंसुलिन का हो रहा है बॉडी में, देन व्हाट? जस्ट यूज अदर कलर, ओवर सिक्रीशन। सो व्हेन ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज देयर, तो इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना। और अगर बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन है तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। सो ब्लड शुगर लेवल जो है बॉडी का वो एकदम से कम हो जाएगा। तो ब्लड में ना तो कम ग्लूकोज हो सकता है और ना ही ज्यादा ग्लूकोज हो सकता है। ज्यादा है तो वो यूरिन के थ्रू निकलेगा, और अगर ब्लड शुगर लेवल कम है, ब्लड में शुगर है ही नहीं, ब्लड में ग्लूकोज है ही नहीं, तो बाकी बॉडी पार्ट को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बाकी बॉडी पार्ट रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, और ऐसा बंदा कोमा में जा सकता है, तुरंत कोमा में जा सकता है। अगर तुमने सुना होगा तो कहते हैं कि डायबिटिक जो पर्सन है उसको थोड़ी दो घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डायबिटिक पर्सन होता है ना उसके लिए डबल ट्रबल होता है। वो डायबिटिक है इसलिए वो आप इंसुलिन लेता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, प्लस उसकी बॉडी में से यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकल ही रहा है। तो एक तो किडनी भी बॉडी में से ग्लूकोज निकाल रही है, और वो अगर इंसुलिन ले रहा है तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम होने लगता है। अगर वो 2-2 घंटे में कुछ नहीं खाएगा तो उसका ग्लूकोज लेवल इतना कम हो जाएगा बॉडी में कि वो कोमा में जा सकता है, और इस कंडीशन को इंसुलिन शॉक बोलते हैं, इंसुलिन शॉक। और ये लीथल कंडीशन भी होती है, द पर्सन कैन डाई ऑल्सो अगर उसको तुरंत कुछ मेडिकल हेल्प ना मिले। और ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी ने जो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं उन्होंने ओवरडोज ले लिया और कुछ खाया नहीं, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इंसुलिन के अंडर सिक्रीशन से और ओवर सिक्रीशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हार्मोन जो कि हमें पढ़ना है वो है ग्लूकेगॉन, द अदर हार्मोन।
which is secreted by the alpha cells, glucagon. तो ग्लूकेगॉन फंक्शन में इंसुलिन का जस्ट अपोजिट होता है, एंटागोनिस्टिक होता है. इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, ग्लूकेगॉन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना. यानी कि ग्लूकेगॉन जो है, अगर इंसुलिन लिवर सेल को सिग्नल कर रहा है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो. जब भी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, आपने बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाई है दिवाली में, तो इस समय जो सिग्नलिंग आ रही है वो किसकी आ रही है? इंसुलिन की आ रही है, टू कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. अब दिवाली से पहले नवरात्रे थे, आपने बहुत ज्यादा फास्टिंग भी की थी, 9 दिन की फास्टिंग कर ली थी. उस समय में जब आपने कुछ खाया ही नहीं, बॉडी में ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, तो उस समय जो सिग्नलिंग आती है, फास्टिंग के दौरान जो सिग्नलिंग आती है वो आती है ग्लूकेगॉन की. और ग्लूकेगॉन का क्या सिग्नल होता है? टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. तो जब आप फास्टिंग में हो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो उस समय ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना है, तो कौन सिग्नल करेगा? ग्लूकेगॉन सिग्नल करेगा. क्या सिग्नल करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रह सके. अगर आपने एक्सेस में खाया है, बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, तो उस समय जो सिग्नलिंग आएगी वो इंसुलिन की आएगी. क्या सिग्नलिंग होगी वो? टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन टू डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. तो इस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं और मिलके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं. एक ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, दूसरा ब्लड शुगर लेवल घटाता है. दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं और बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है. सो आई होप pancreas is clear to all of you. So thank you and have a nice day.